क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ कार्बनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं। कार्बनिक अभिक्रियाएं यानी कार्बन के जितने यौगिक हैं उसमें पाई जाने वाली अभिक्रियाएं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं वे वास्तव में 3 प्रकार की हुआ करती हैं। पहली चीज़ मैंने बताया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको हमने जाना कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन होता है इसमें योगात्मक या योग अभिक्रियाएं। योग अभिक्रियाएं कह लीजिए या इसको योगात्मक अभिक्रियाएं कह सकते हैं, यानी अंग्रेजी में एडिशन रिएक्शन। अंग्रेजी में इसे एडिशन रिएक्शन। इसी प्रकार से अभिक्रियाएं और भी थीं जिसको हमने आगे चल करके विलोपन अभिक्रिया नाम दिया। विलोपन अभिक्रिया जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। और चौथी अभिक्रिया इसमें पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे दरअसल 3 प्रकार के थे। एक तो हुआ करती थी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे आप पढ़ चुके हैं। दूसरी अभिक्रिया होती थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसे भी पढ़ लिया गया। तीसरी अभिक्रिया इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की थी, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए आज के इस वीडियो में योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में जाना जाए कि ये योगात्मक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। योग अभिक्रिया कहें या योगात्मक अभिक्रिया कहें या फिर इसे संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी मीडियम में तो ये नाम ये भी जानना पड़ेगा कि संकलन अभिक्रिया हो सकता है कि किसी बुक में ये संकलन अभिक्रिया भी लिख दिया गया हो, तो योग अभिक्रिया अथवा संकलन अभिक्रिया। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले ये जान लें कि इसे एडिशन रिएक्शन ही बोला जाता है। तो वास्तव में ये अभिक्रिया 3 प्रकार की हुई। पहली अभिक्रिया होगी मुक्त मूलक। मुक्त मूलक योग अभिक्रिया। मुक्त मूलक योग अभिक्रिया। फ्री रेडिकल, अंग्रेजी में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया इसमें होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। और तीसरी अभिक्रिया इसमें नाभिक स्नेही, क्योंकि अभिकर्मक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। रिएजेंट में बी ऑफ 2 टाइप, वन इज इलेक्ट्रोफाइल अनदर इज न्यूक्लियोफाइल। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी हुआ करती है। योगात्मक अभिक्रिया जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। एडिशन रिएक्शन। इस प्रकार से आपने देखा कि योगात्मक अभिक्रिया वास्तव में कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की, जिसमें से एक अगर एक वीडियो में इसे पढ़ा जाए
तो बातें पूरी तरह से क्लियर होंगी। अगर मान लीजिए मैं इसे तीनों को एक ही वीडियो में प्रदर्शित करना चाहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और समझने में भी कठिनाई होगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि इसे 3 वीडियो के अंतर्गत निपटाया जाए। ये जो 3 अभिक्रियाएं हैं वो इसके लिए 3 वीडियो आवश्यक है। तो पहला नंबर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया के बारे में देखें। सबसे पहले तो एक शब्द है योग अभिक्रियाएं। तो हम लोग जानेंगे कि योग अभिक्रिया दरअसल पाई कहाँ जाती है। तो याद रखें कि योग अभिक्रिया जो है यह पाई जाती है कहाँ। योग अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले कंफर्म कर लें कि योग अभिक्रियाएं दरअसल कहाँ होती हैं। तो याद रहे कि जो योग अभिक्रियाएं हैं, योग अभिक्रियाएं मतलब एडिशन रिएक्शन, ये कहाँ पाया जाता है। एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है। तो याद रखें कि योगात्मक अभिक्रियाएं या योग अभिक्रियाएं पाई जाती हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर होगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है एल्केन और दूसरी होती है एल्काइन। एल्काइन, एल्कीन में आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ करता है और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है। यानी कुल मिला करके इसमें एक पाई बंध है, इसमें एक सिग्मा बंध हुआ, यहाँ पर 2 पाई बंध होंगे और एक सिग्मा बंध होगा। तो याद रहे कि ये योग अभिक्रियाएं वहीं पाई जाएंगी जहाँ पर कम से कम पाई बंध मौजूद हो। जब तक पाई बंध नहीं होगा तब तक योग अभिक्रियाएं नहीं होगी। यानी एडिशन रिएक्शन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते जब तक कि पाई न हो। अब यही जो है असंतुलित हाइड्रोकार्बन या कार्बोनिल यौगिकों में भी ये देखी जाती हैं। कार्बोनिल यौगिक, अब ये कार्बोनिल यौगिक क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक में 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं CH डबल बॉन्ड O, और कीटोन का रिप्रेजेंटेशन आप C डबल बॉन्ड O कर सकते हैं। यानी कहीं न कहीं एल्डिहाइड लिया जाए तो इसमें CHO ग्रुप होगा और कीटोन लिया जाए तो इसमें CO ग्रुप होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के बंध बीच में देख रहे हैं एक पाई बंध है और एक सिग्मा बंध है। अब कार्बोनिल जो ग्रुप है ये दोनों में पाया जाता है। CO समूह जो है एल्डिहाइड कीटोन दोनों में पाया जाता है, इसीलिए CO को कार्बोनिल कहते हैं। हम पूरे कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहने लगते हैं। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन आए कि योगात्मक अभिक्रियाएं कहाँ पाई जाती हैं तो उत्तर होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन या एल्काइन में, अथवा कार्बोनिल यौगिकों मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स में। बहुत क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आज मुक्त मूलक योग अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे और इसे डिटेल स्टडी करनी है कि मुक्त मूलक योग अभिक्रिया क्या होती है। मुक्त मूलक योग अभिक्रिया, योग अभिक्रिया इसी प्रकार की अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं जब योग की जगह प्रतिस्थापन हुआ करता था, यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और अच्छी तरह से बताया गया। अब आज इसमें देखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब आप हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पर होंगे, यानी देखेंगे कि मुक्त मूलक योग अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं और कैसे पाई जाती हैं। तो याद रहे कि मुक्त मूलक योग अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि मुक्त मूलक जहाँ ये होगा, मुक्त मूलक, यह मुक्त मूलक जहाँ आ जाएगा अर्थात जहाँ फ्री रेडिकल होगा वहाँ पर इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 3 पद आवश्यक होंगे। पहला तो
मुक्त मूलक यानी श्रृंखला प्रारंभिक पद, एक होगा श्रृंखला प्रारंभिक पद, दूसरा होगा श्रृंखला संचरण पद। अब संचरण को वर्धन भी कह सकते हैं। तीसरा पद होगा श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद। तो मुक्त मूलक योग अभिक्रिया कितने चरणों में पूरी होगी? 3 चरणों में। पहला नंबर, इसमें चेन इनिशिएशन होगा, या तो इसमें चेन इनिशिएशन होगा, पहला शुरुआत यही से होगी, चेन इनिशिएशन। दूसरा होगा चेन प्रोपेगेशन होगा, प्रोपेगेशन का मतलब संचरण या वर्धन। इसके बाद श्रृंखला समापन होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा। तो ये 3 चरणों में मुक्त मूलक योग अभिक्रिया आपकी पाई जाएगी। और मुक्त मूलक योग अभिक्रिया के लिए हम क्या लेने वाले हैं? पाई बंध से युक्त कोई यौगिक, जैसे एल्कीन या एल्काइन। तो आइए देखें कोई एग्जाम्पल में इस अभिक्रिया को हम, मुक्त मूलक योग अभिक्रिया। सबसे पहले देखिए एक चीज और, चलिए मुक्त मूलक योग अभिक्रिया के लिए 3 पद आवश्यक हो गए। चेन इनिशिएशन होगा, चेन प्रोपेगेशन होगा, चेन टर्मिनेशन होगा, श्रृंखला प्रारंभ होगी, श्रृंखला आगे बढ़ेगी और श्रृंखला समाप्त भी होगी। ये 3 पद इसमें बहुत आवश्यक हैं। इस चीज को जानने के बाद एक चीज और इसमें जानना होगा कि मुक्त मूलक योग अभिक्रिया दरअसल कब स्टार्ट होगी? जब या तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश जहाँ होगा इसे हम HNU से दिखाएंगे, और इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेज आवश्यक होती है, परावैंगनी विकिरण की आवश्यकता होती है मुक्त मूलक बनने के लिए। फ्री रेडिकल जब बनेगा, फॉर्म होगा, तो उसके लिए अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए। दूसरी चीज इसमें अध्रुवीय विलायक चाहिए, अध्रुवीय विलायक भी चाहिए, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट जरूरी है, जैसे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। या फिर इसके लिए पराक्साइड जरूरी है, पराक्साइड से हमारा मतलब कार्बनिक पराक्साइड से है, ऑर्गेनिक पराक्साइड। अब कार्बनिक पराक्साइड क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनिक पराक्साइड का कोई एग्जाम्पल, जैसे ऑर्गेनिक पराक्साइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है C6H5CO2, अर्थात बेंजाइल पराक्साइड। इसको कहा जाता है बेंजाइल पराक्साइड। तो ये चीजें भी कंफर्म होनी चाहिए। पहली चीज तो मुक्त मूलक योग अभिक्रिया कब स्टार्ट होगी? जब सूर्य का प्रकाश होगा, या सूर्य का प्रकाश होगा, या उच्च ताप होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर ये हो सकता है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, अध्रुवीय विलायक। तीसरी चीज इसमें पराक्साइड अगर हो गया, जैसे कार्बनिक पराक्साइड में एग्जांपल ले लेते हैं बेंजाइल पराक्साइड, अगर ये सब हो गया तो इसका मतलब कि मुक्त मूलक योग अभिक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। जैसे किस तरह से आगे बढ़ेगी इस चीज को देखना है। जैसे मान लो कि मैंने क्लोरीन का अणु ले लिया, Cl2, Cl और Cl यानी क्लोरीन का अणु। ये क्लोरीन का एक अणु है और इसे मैंने रख दिया सूर्य के प्रकाश में, जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज क्रिएट होगी। क्योंकि जानते हैं कि सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होगी, इंफ्रारेड रेज होगी और विजुअल रेज होगी, ये सब तमाम रेज होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट जो है रेज ही आवश्यक है क्लोरीन। और क्लोरीन जो है प्रकाश संवेदी होता है, इसका मतलब फोटोसेंसिटिव है। फोटोसेंसिटिव अगर है तो इसका मतलब कि साझेदारी में जो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु का होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु का होगा, इस वाले क्लोरीन का
और इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन जब सनलाइट की प्रेजेंस में इनको रखा जाता है तो इनका क्या हो जाता है, इस प्रकार से समांगी विदलन, होमोलिसिस हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन हो जाएगा। तो इसमें फिजन में एक इलेक्ट्रॉन ये अपना आइटम ले लेगा क्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन यह दूसरा क्लोरीन ले लेगा। क्लोरीन का दूसरा आइटम इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिए तो इसका मतलब यह हुआ क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इस क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। इसी को कहा जाता है क्लोरीन मुक्त मूलक। इसे बोला जाएगा क्लोरीन मुक्त मूलक, यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। तो जब फॉर्मेशन होगा तो यही तो वास्तव में श्रृंखला प्रारंभिक पद होगा। जहाँ मुक्त मूलक बनेगा, जहाँ मुक्त मूलक बनेगा वही कहलाएगा आपका श्रृंखला प्रारंभिक पद। इसको याद रखिए, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, इनिशिएटिंग स्टेप हुआ है, यानी श्रृंखला तब प्रारंभ हुई जब आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर फॉर्म हो गया पहले स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में आप जैसे मान लीजिए ये ले लिए इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी मैंने एथिलीन को ले लिया। अब एथिलीन सबको पता है कि एल्कीन हुआ करती है जिसमें एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। हमें सिग्मा बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। इस पाई बंध का इलेक्ट्रॉन में देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। यही पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होने जा रहा है? फिजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब इस पर अटैक करेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो जब क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो इस प्रकार से इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन अपना गेन कर लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपना गेन कर लेगा। यानी शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन था पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, वो होमोलिसिस हो गई, उसकी समांगी विदलन हो गया। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन देखिए CH2 वाला ये तो इस पर आ गया, और दूसरे वाले CH2 के पास जो एक इलेक्ट्रॉन आया ये वाला, इसके साथ पेयरिंग में पेयर्ड कर लिया, पेयर्ड हो गया, तो इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया। इस प्रकार से ये बन गया फॉर्मेशन किसका? ये कंपाउंड बन गया आपका एक मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। ये भी है, क्योंकि जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब तक हम उसको फ्री रेडिकल कहेंगे। इसके बाद इसमें देखिए यही वाला जो फ्री रेडिकल है, ये CH2Cl वाला, ये अगेन अटैक करेगा क्लोरीन अणु पर, क्लोरीन Cl वाले पर। तो चूंकि ये मुक्त मूलक है इसलिए इस बॉन्ड को भी क्या कर देगा? होमोलिसिस कर देगा। ये इक्वली डिवाइडेशन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन इक्वल डिवाइड हो गए, दोनों क्लोरीन आइटम के पास आ गए। तो जब एक क्लोरीन आइटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ये वाला पहुंचा तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन गया Cl, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH2, ये हो गया Cl। IUPAC नाम लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 1,2 डाईक्लोरो इथेन, डाईक्लोरो इथेन। लेकिन साथ साथ जब ये बॉन्ड टूटा तो एक ही Cl जाके अटैच हो रहा है इसके साथ, एक Cl बचेगा, ये Cl फ्री रेडिकल हो गया। तो इसी स्टेप को, जो ये दोनों स्टेप आप देख रहे हैं ये और ये कहलाएगा श्रृंखला संचरण पद। इसी को बोलेंगे श्रृंखला संचरण या वर्धन या चेन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन स्टेप है ये। याद रहे कि चेन प्रोपेगेशन स्टेप वो स्टेप होता है जहाँ पर आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। वैसे फाइनल प्रोडक्ट अगर बनना है तो अगर ये कहीं फ्री रेडिकल के साथ अगेन क्रिया कर लेगा तो आपका चेन टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक और पद इसमें होगा, थर्ड पद में देखिए, थर्ड स्टेप में अगर यही फ्री रेडिकल जो यहाँ फॉर्म हुआ था
ये क्लोरीन मुक्त मूलक के संपर्क में आ जाता तो स्टार्ट तो ये सब श्रृंखला तो यहीं समाप्त हो जाती। यानी कुल मिला करके Cl CH2 और CH2Cl का फॉर्मेशन यहीं हो जाता। तो जब दो फ्री रेडिकल आपस में अगर कंबाइंड कर गए तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा स्टेप आपका कहलाएगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। यही होगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होगा। यानी श्रृंखला यहाँ समाप्त हो जाती है, अर्थात ये श्रृंखला समापन पद है, श्रृंखला समापन पद। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कहीं मैंने इस एथिलीन का रिएक्शन क्लोरीन के अणु से सूर्य के प्रकाश में कराया होगा तो कंफर्म है कि अपने पास कंपाउंड कौन सा बनेगा, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, जिसे हम क्या बोलेंगे कि यही अपना फाइनल प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है, मेन उत्पाद। तो मेन उत्पाद या तो चेन प्रोपेगेशन में बनेगा अथवा चेन टर्मिनेशन में भी बन सकता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हो गया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। इसी प्रकार अभी मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर आप कार्बनिक पराक्साइड अगर कहीं ले लेते हैं तो इसका मतलब वहाँ भी क्या होगा, यही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काम में आएगी। यानी 3 स्टेप वहाँ होंगे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। आइए देखते हैं उस अभिक्रिया में क्या होगा जब हम पराक्साइड लेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, इसमें कोई हम ऐसी एल्कीन लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, वास्तव में ये प्रोपीन है और प्रोपीन एक असममित एल्कीन है, असममित एल्कीन है, मतलब असिमेट्रिक एल्कीन, असिमेट्रिक एल्कीन होगी। असिमेट्रिक क्यों, असिमेट्रिक एल्कीन इसलिए कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन अनइक्वल हो, इसका मतलब उस एल्कीन को कहा जाएगा असममित एल्कीन। अब असममित एल्कीन पर मान लीजिए कि मैंने HBr से रिएक्शन कराया और HBr का रिएक्शन कराने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया C6H5CO4O2। इसका मतलब ये हुआ कि पराक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो पराक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगा तो एंटी मार्कोनी काफ का नियम लागू होगा, एंटी मार्कोनी काफ का नियम लागू होगा, काफ का नियम, या फिर इसको हम लोग पराक्साइड प्रभाव कहेंगे, पराक्साइड इफेक्ट, या इसी को हम लोग खायरस इफेक्ट भी बोलते हैं, खायरस प्रभाव, खायरस इफेक्ट। तो इसे वास्तव में एंटी मार्कोनी काफ्स का नियम, पराक्साइड प्रभाव, चूंकि मैंने पराक्साइड ले लिया, बेंजाइल पराक्साइड, और इसको देने वाला वैज्ञानिक खायरस था, 1945 में इस प्रभाव को दिया गया, तो इसलिए इस प्रभाव के नाम पर इसको कहते हैं खायरस प्रभाव। अब होना तो यहाँ वास्तव में इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया होना चाहिए, लेकिन एंटी मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ के नियम का पालन होगा नहीं। तो एक कारण कि हमने यहाँ पर बेंजाइल पराक्साइड की प्रेजेंस ले ली। तो जो Br को यहाँ जुड़ना चाहिए था, मार्कोनी काफ कहते हैं कि अगर किसी भी असममित एल्कीन पर, असिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का योग होता है, HBr का योग होगा तो इसका ऋणात्मक भाग यानी Br- वहाँ जाके अटैच होगा, वहाँ जाके ऐड होगा जहाँ पर मिनिमम हाइड्रोजन होगी। तो मिनिमम हाइड्रोजन का मतलब Br यहाँ जाएगा, जब एक पाई बांड टूटेगा 2 न्यू सिग्मा बांड बनेंगे तो Br यहाँ जाना चाहिए और CH2 को H को यहाँ आना चाहिए, यानी कंपाउंड बनना चाहिए था 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन एंटी मार्कोनी काफ का नियम है तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2CH2Br, यानी कुल मिला करके 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 1 2 3, इसको कहेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन क्यों बना, क्यों मार्कोनी काफ के रूल का उल्लंघन हो गया। अब इसका रीजन जानना है कि यह क्रिया दरअसल मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार हो ही नहीं रही है, इसमें एंटी मार्कोनी काफ का नियम फॉलो हो गया, कारण कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है मुक्त मूलक जिस पर हम लोग चल रहे हैं। तो वो देखें कि
किस तरह से 1 ब्रोमोप्रोपेन की रचना मैकेनिज्म के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले इसमें ये देखें कि बेंजाइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O और O, फिर O C डबल बॉन्ड O और C6H5। ये फार्मूला अगर हम इसको डिटेल लिख दें एक्सपेंड करके तो बेंजाइल पेरोक्साइड यही है, बेंजाइल पेरोक्साइड है। और वास्तव में बेंजाइल पेरोक्साइड कार्बनिक पेरोक्साइड का बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है। कार्बनिक पेरोक्साइड का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बेंजाइल पेरोक्साइड है। अब बेंजाइल पेरोक्साइड में देखिए, अगर आपने सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन कराया तो इसका स्वयं ही समांगी विदलन हो जाएगा, होमोलिसिस हो जाती है। कारण कि ये देखिए, ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कहने का मतलब कौन सा फिजन हो जाएगा, ये होमोलिटिक समांगी विदलन हो जाएगा। और समांगी विदलन से जो इस प्रकार से C6H5 C डबल बॉन्ड O पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको हम बेंजाइल मुक्त मूलक बोलते हैं। बेंजाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे, मुक्त मूलक, बेंजाइल फ्री रेडिकल बना। और ये आगे चल करके जैसे ही HBr के कांटेक्ट में आएगा, HBr के कांटेक्ट में आएगा तो फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इसका भी क्या करा देगा, समांगी वितरण करा देगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है अनपेयर्ड, वो इसको ले जाकर के साथ जुड़ जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O और आगे हो गया OH, यानी बेंजोइक एसिड बन गई, बेंजोइक एसिड बन गई। अब ये बेंजोइक एसिड जब बन गई तो ये फिर Br माइनस कहाँ गया, Br के पास ये फ्री रेडिकल यानी ब्रोमीन मुक्त मूलक, ये ब्रोमीन मुक्त मूलक की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से ये कौन सा स्टेप कहलाएगा, चेन इनिशिएशन। इसी को कहेंगे हम लोग चेन इनिशिएशन, यानी श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। श्रृंखला प्रारंभिक पद ये होगा जिसमें हम Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर मैं बेंजाइल पेरोक्साइड का होमोलिटिक फिजन करूं सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये बेंजाइल फ्री रेडिकल बना। और बेंजाइल फ्री रेडिकल पर मुझे HBr का अगर ऐड कराना हो तो इस प्रकार से बेंजोइक एसिड और Br फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये स्टेप कहलाएगा चेन इनिशिएटिंग स्टेप। अब आगे क्या होगा, अब आगे संभावनाएं 2 हैं कि एक तो मान लीजिए कि इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यहाँ पर प्रोपीन लेता हूँ और प्रोपीन एक जानते हो असममित एल्कीन है, असममित एल्कीन होती है, तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि अब Br जो है फ्री रेडिकल अटैक करेगा। क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ा जा रहा है, तो Br फ्री रेडिकल जब ये जो बना है यही जा करके इस पर अटैक करेगा तो परिणाम ये होगा कि शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई वाला, ये एक्चुअली डिवाइड हो जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन किस पर आया, इस कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन किस पर गया, इस कार्बन पर, यानी पाई बॉन्ड टोटली ब्रेक हो गया। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो प्रश्न ये पैदा होगा कि ये Br जो है 2 प्रकार से जुड़ सकता है, इसके ऐड होने के तरीके भी क्या होंगे, 2 हो सकते हैं। एक तरीका कौन सा होगा, एक तरीका तो ये हो सकता है इसमें कि जब Br जो है फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन पर अटैच हो जाए तो ये वाला छूट जाएगा, फिर तो कंपाउंड एक बन सकता है CH3 CH के ऊपर फ्री रेडिकल बन गया, इधर हो गया CH2Br। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि Br यहाँ भी जा सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो ये हो जाएगा CH3 CHBr और यहाँ हो गया CH2 फ्री रेडिकल। इस तरह से भी संभावनाएं हो सकती हैं। यानी अगर Br को अटैच होना है तो या तो इस कार्बन के पास जाएगा या फिर इस कार्बन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल डिवाइड हैं। लेकिन इसे कहा जाएगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल यानी द्वितीयक मुक्त मूलक, और इसे कहा जाएगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल,
1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब ये चीज़ पहले बताया गया है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल, यानी इस कार्बन जिस पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 नेबर कार्बन आइटम हैं, इसलिए 2 डिग्री हुआ। और इस कार्बन जहाँ पर ये फ्री रेडिकल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका केवल 1 नेबर कार्बन आइटम है, इसलिए 1 डिग्री हुआ ये। तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल में मोस्ट स्टेबल कौन होगा? मोस्ट स्टेबल ये होगा 2 डिग्री वाला, मोस्ट स्टेबल, ज़्यादा अस्थाई, और ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि लीस्ट स्टेबल के बनने की चांसेस कम होंगे, मोस्ट स्टेबल के बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अर्थात ये शीघ्रता से बनेगा, और अगर ये बनेगा तो इसका मतलब Sp पर HBr अटैक करेगा आगे। ये कंपाउंड बन गया CH3, CH फ्री रेडिकल, इधर हो गया CH2, इधर हो गया Br, और इस पर हम अटैक करा दें HBr से। अब HBr में भी देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी समांगी विदलन हो जाएगा, होमोलिसिस हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन ये बना, तो इस प्रकार से ये जो फ्री रेडिकल है ऑलरेडी Br अटैच हो चुका है, तो ये H जो फ्री रेडिकल होगा हाइड्रोजन वाला, जो एक इलेक्ट्रॉन पा करके फ्री रेडिकल के फॉर्म में आएगा, वो जा करके इससे अटैच हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा CH3, CH2, CH2, Br, और ये 1 ब्रोमो प्रोपेन का देखिए फॉर्मेशन हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गई, और प्लस इसमें Br फ्री रेडिकल निकल जाएगा, Br फ्री रेडिकल। तो ये दोनों स्टेप आपके कहलाएंगे चेन प्रोपेगेशन, इसी को कहते हैं चेन प्रोपेगेशन, यानी श्रृंखला संचरण। श्रृंखला संचरण मैंने बताया पहले भी कि श्रृंखला संचरण पद जो होता है उसमें हमेशा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी वो उत्पाद बनेंगे। लेकिन ये संभव इसमें भी हो सकता है कि अब ये इंड कब होगा? इंड ये होगा कि अगर Br फ्री रेडिकल दूसरे Br फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आया तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना सकता है, तो यहीं पर होगा चेन समापन, यानी श्रृंखला समापन यही हो जाएगा, श्रृंखला समापन पद। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस पद में क्या हुआ, ये इस पद में हो रहा है चेन इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएशन यानी श्रृंखला प्रारंभ हुई, चूंकि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हैं Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। दूसरे में क्या हुआ? चेन प्रोपेगेशन हुआ, यानी अपना फाइनल प्रोडक्ट बना। और तीसरा पद ये देख लीजिए, पहला ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ जहाँ पर श्रृंखला का क्या हुआ? समापन हुआ, अर्थात Br फ्री रेडिकल के संपर्क में आकर के ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर लेता है। इस तरह से इस पर ये मैकेनिज्म है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है।